आप शिक्षा शास्त्र के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। और ये बात है, उनका पेपर है ये बीए का थर्ड सेमेस्टर का, शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में। और यहाँ आपको मैं आदर्शवाद के बारे में बता रहा था, और पूर्व में भी मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं जहाँ प्रकृतिवाद के बारे में भी बताने की कोशिश किया है। और आपके कोर्स में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, ये 3 वाद हैं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं और उसके शिक्षा से क्या संबंध है, और किस तरीके से ये शिक्षा को, इसकी प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो इसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन बनता है आपका आदर्शवाद पर कि आदर्शवाद क्या है, आदर्श की परिभाषा बताइए, आदर्श का प्रमुख सिद्धांत क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें तो आएगी प्रश्न के तौर पर। आपको यहाँ पर जो मैंने प्रश्न दिया है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है आकर के कि आदर्शवाद एवं शिक्षा क्या है, और इसमें उद्देश्य इसके क्या रखे गए हैं। तो शिक्षा का और आदर्शवाद का उद्देश्य जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं, इसके मेन पॉइंट्स को देखिए। मनुष्य को मनुष्य बनाना, पहली बात ये है, यानी कि ऐसी शिक्षा बहुत ज़रूरी है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके। यानी कि मानव के अंदर जो मानव के गुण होते हैं, अगर उनका विकास नहीं हुआ, और वो उनका विकास कैसे कर सकते हो कि आध्यात्मिक शक्ति का जागरण किया जाए, जागृति की जाए, तो वो आध्यात्मिक शक्ति शिक्षा के द्वारा प्राप्त हो सकती है, और वही मनुष्य को मनुष्य बना सकती है। तो आध्यात्मिक शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बना सकती है। तो पहला है मनुष्य को मनुष्य बनाना, ये उद्देश्य होना चाहिए, ऐसी शिक्षा हो। आदर्शवाद इस बात को पूरा करता है। आदर्शवाद आत्मानुभूति की भी बात कहता है, कहते हैं कि वो आत्मा का ज्ञान भी अपना तैयार रखे, आत्मा के ज्ञान को जाने कि आत्मा क्या है, उसकी तरफ आत्मा की अनुभूति को प्रयास करे, वो ये उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास पर भी बल देता है, यानी कि मनुष्य को मनुष्य बनाना, आत्मानुभूति का उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास, ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आसानी से याद कर सकते हैं म, आ और आ के आधार पर, यानी कि मनुष्य को मनुष्य, आत्मानुभूति का उद्देश्य और आध्यात्मिक विकास, ये पहले अक्षरों को याद कर लीजिए। चौथी बात भी बहुत अच्छी है, और उसको मैं तीसरे को मैं एक्सप्लेन कर दूं, बालक को आध्यात्मिक रूप से विकसित करना, यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का संगठन जो बनाया जाए वो आध्यात्मिक विकास की संरचना को आगे बढ़ाने हेतु ही बनाना चाहिए, उसका विकास करने वाला होना चाहिए। सत्यम, शिवम और सुंदरम की अवधारणा को विकसित करना बहुत जरूरी है, और इन चिरंतन मूल्यों का भी परम विकास आवश्यक है। इन्हीं मूल्यों के विकास करके ही आप आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। 5वां पॉइंट इसमें कह रहे हैं सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास और हस्तांतरण। मैं ये आपको लिखा हुआ भी इसलिए दिखा रहा हूँ कि कभी कभी बोली हुई बात में और लिखी हुई बात का एक कॉम्बिनेशन जब सामने आता है तब बच्चे को अच्छी तरीके से याद होता है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न के हिसाब से, और या इसका शॉर्ट या लघु में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मैं लॉन्ग रूप पर इसीलिए दे रहा हूँ कि आप इसमें से तोड़ के टुकड़ों में भी इसे याद कर सकें। और यूट्यूब पर डाल रहा हूँ डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, यानी कि संस्कृति को अपनी संपत्ति समझें और उसका विकास करें, और उसका हस्तांतरण भी होना चाहिए कि पता चले कि अपनी संस्कृति को बचाए, समझा भी नहीं और ना उसको आगे बढ़ा सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी विकास बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, धर्म है, नैतिकता है, कला, साहित्य, गणित। धर्म DN KS MB, इस तरीके से याद कर लीजिए, DK KS MB, यानी कि DN का मतलब धर्म, नैतिकता, कला KS कला, साहित्य, और
मैथ विज्ञान यानी कि मैं MB गणित और विज्ञान, ये शॉर्टकट्स को एक लिंक बनाने की कोशिश करिएगा। तो धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा भी मनुष्यों के नैतिक, मानसिक और कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। तो 3 तरीके के, यानी नैतिकता भी इसके अंदर होनी चाहिए, मानसिकता भी सही होनी चाहिए इसकी, और कलात्मकता भी आनी चाहिए, और तब संस्कृति हमारी बनती है। तो सांस्कृतिक संपत्ति से प्रत्येक व्यक्ति का परिचित होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो परिचित हो जाएगा तो वो उसकी रक्षा करेगा। रक्षा करेगा के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर उसको रक्षा करने का वो अपना कर्तव्य समझे। और मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदल देना। बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो आपकी मूल प्रवृत्ति है आपके अंदर, बच्चे के अंदर, उसको सही करना चाहिए, उसका शोधन करना चाहिए, और उन्हें सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण के अनुसार, जैसा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण उसी के हिसाब से उसको विकसित करो, और उसका दर्शन द्वारा आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित कर दो। और 7वां पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पवित्र जीवन की तैयारी करना। दर्शन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक मूल्यों को पर श्रद्धा उत्पन्न करवाइए स्टूडेंट्स में, ऐसा पाठ्यक्रम हो, और आदर्शवाद ऐसा करता है। तो उन सभी परिस्थितियों का सृजन आवश्यक है जिसमें रहते हुए बालक पवित्र जीवन व्यतीत कर सके, और अगर पवित्र जीवन व्यतीत करेगा तो उसका आध्यात्मिकता आ जाएगी। और इसीलिए फ्रोबेल ने भी कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। यानी भक्तिपूर्ण होना चाहिए जीवन, पवित्र होना चाहिए, और कलंक रहित जीवन की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ये फ्रोबेल का कहना है, बहुत उत्तम बात उन्होंने कही है। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है आके कि आदर्शवाद के साथ में पाठ्यचर्या के क्या हिसाब समझ में आता है। आदर्शवाद और पाठ्यचर्या को पूछा जा सकता है। तो आदर्शवादी पाठ्यचर्या को, यानी कि करिकुलम को, मानव जीवन में अगर सर्वोच्च आदर्श की प्राप्ति करना चाहते हो तो पाठ्यचर्या आपकी सहायक होगी। और पाठ्यचर्या मानव जाति के अनुभवों का क्या है, संगठन है, तो उसी के द्वारा इसे व्यक्त करता है। तो अब इसको बताने वाले 3 लोग प्रमुख हैं यहाँ पर। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो ने 3 तरीके से बताया, सत्यम शिवम सुंदरम को आधार बनाया, और बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक रूप में डिवाइड कर दिया। अब बौद्धिक जो विषय आते हैं वो क्या है, एक दर्शन है, दूसरा तर्क है, दर्शन करोगे तर्क के साथ में गणित, भाषा, भूगोल, इतिहास, यानी गणित और विज्ञान का जोड़ा होता है, गणित विज्ञान को याद रखिए, और इतिहास भूगोल का जोड़ा है, दूसरा इतिहास भूगोल का, और तीसरा भाषा कह दीजिए। तो ये इसका सत्यम में आ गया। और शिवम जो होता है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो यहाँ पर शिव का भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। नैतिक है, नैतिकता कहाँ से लोगे आप, नीति शास्त्र को पढ़िए, अध्यात्म शास्त्र को पढ़िए और धर्मशास्त्र को पढ़िए। नीति, धर्म और अध्यात्म, ये है शिवम में। सुंदरम कलात्मकता को प्रदर्शित करता है, यानी कि कला से ही संगीत आता है, प्रेम आता, साहित्य आता, ये सब चीज़ें इसमें आती सुंदरम। और इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्लेटो के द्वारा किस तरीके से आदर्शवाद और पाठ्यचर्या को विभाजन किया गया था। GS रॉय द्वारा क्या किया गया था, तो इन्होंने 2 तरीके से बांट दिया इसे, शारीरिक क्रियाएँ, आध्यात्मिक क्रियाएँ। शारीरिक क्रियाएँ हम लोग 3 तरीके से करते हैं, स्वास्थ्य, शारीरिक और अभ्यास। तो स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, शारीरिक कुशलताएँ, और अभ्यास हमारा हो गया। इधर आध्यात्मिक क्रियाएँ जो होती हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो हैं 3 तरीके से, मानसिक, सौंदर्यात्मक और नैतिक। मानसिक रूप में हम लोग गणित विज्ञान, इतिहास भूगोल के साथ साहित्य भाषा, वही चीज़ आ गई इधर। सौंदर्य में ललित क्रियाएँ हो गई, और नैतिक में वही धार्मिक, धर्मशास्त्र और आचारशास्त्र। वही बातें लौट करके वापस आती हैं जो यहाँ पर बताई गई थी। देखिए शिवम में बताई गई थी जो बात, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, तो यहाँ नैतिकता में इन्होंने आकर के बता दिया कि धर्मशास्त्र, आचारशास्त्र और नैतिक शास्त्र, धार्मिक क्रियाओं के साथ। और तीसरे जो थे शिक्षा शास्त्री नन, ये कह रहे हैं कि मानव क्रियाओं के आधार पर क्रियाओं को उन्होंने महत्व दिया। और आदर्शवादी पाठ्यचर्या क्या हो गई, 2 तरीके से बट गई, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक। तो शारीरिक, व्यवसाय, सामाजिक, नीतिशास्त्र, धर्म, इन दोनों को मिला दिया इसमें इन्होंने। जबकि साहित्यिक, सौंदर्य और सामान्य क्रियाओं में साहित्य, कला, संगीत, हस्तोद्योग, विज्ञान, गणित
विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दिया। तो ये अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है और कंबाइंड भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट्स भी आप ले सकते हैं। जब मैंने इसी हिसाब से किया, जैसे इस पेज को आप ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, एक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट एक आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। गुड लक, और आपके पेपर्स की तैयारी बहुत मन लगा के कीजिए और यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक